नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी लेखा शास्त्र के दूसरे पुस्तक के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे अध्याय का नाम है कंपनी के वित्तीय विवरण। इसके पिछले भाग में हमने वित्तीय विवरणों की परिभाषा, उनकी आवश्यकता, उनके उद्देश्य जैसे कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की। इसके पश्चात हमने यह देखा कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंदर सबसे ज्यादा महत्व तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट व लाभ व हानि विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। इसके अलावा कंपनियां रोकड़ प्रवाह विवरण जैसे कुछ अन्य विवरण भी बनाती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण जो विवरण या स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो है तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट व लाभ व हानि विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हमने बैलेंस शीट के जो विषय सामग्री है, जो उसके अंदर आने वाली मदें हैं, उनके बारे में चर्चा की। हमने देखा कि किस प्रकार कंपनी का जो बैलेंस शीट है वह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 यानी शेड्यूल 3 के अंतर्गत उसका स्वरूप दिया गया है। इस जानकारी को हमें याद रखना है। अनुसूची 3 के अंदर जो स्वरूप हमें मिलता है वह एक ऊर्ध्वाधर स्वरूप मिलता है, जिसमें हम उस स्वरूप के अंदर सबसे पहले दायित्व की श्रेणी को दिखाते हैं। सारे दायित्व दिखाने के बाद फिर हम नीचे परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। तो इसमें आप ऊपर दायित्व और नीचे परिसंपत्तियों को दिखाते हैं, तो आपका जो स्वरूप बनता है वो एक ऊर्ध्वाधर स्वरूप बनता है, जो कि अगर आप तुलना करें पहले जो आपने तुलन पत्र बनाए हैं, चाहे वो साझेदारी में हो या वो एकल स्वामित्व आदि के हों, उनमें आप टी आकार में एक तरफ दायित्व व एक तरफ परिसंपत्तियों को लिखकर बनाते हैं, लेकिन कंपनी में ऊपर दायित्व व नीचे परिसंपत्तियां, इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर स्वरूप बनता है। इसके अलावा आपने यह भी देखा कि कंपनी अपने तुलन पत्र में 2 वर्षों की राशियों को दिखाती है, एक वर्तमान वर्ष और एक पिछला वर्ष, ताकि तुलना करना आसान हो जाए। इसके अतिरिक्त हमने यह भी देखा कि हमें एक नोट संख्या का कॉलम भी बनाना होता है, ताकि हम अपने राशियों की गणना को नोट के माध्यम से तुलन पत्र के नीचे टिप्पणी बनाकर दिखा सकें। बच्चों, आज हम वहीं से आगे अपने इस भाग को बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले एक उदाहरण की सहायता से देखेंगे कि हमने तुलन पत्र का स्वरूप किस प्रकार देखा था। उसके बाद हम लाभ व हानि विवरण के स्वरूप को भी देखेंगे, उसका भी उदाहरण समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि तुलन पत्र में हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी थी। बच्चों, हमारे सामने 31 मार्च 2017 के कुछ आंकड़े, कुछ मदें दी गई हैं, जो कि अंबा लिमिटेड नाम की कंपनी के हैं। इसमें 10 लाख रुपए के 8% ऋण पत्र, 50 लाख रुपए के समता अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रतिभूति प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपए का। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी बता दूं कि आप जब इन मदों को देखें तो आपको अपने मस्तिष्क में, अपने मन में यह भी सोचना है कि कौन सी मद किस मुख्य शीर्षक यानी मेन हेड के अंदर आती है। जैसे ऋण पत्र यानी डिबेंचर जो है वो एक लंबी अवधि, दीर्घ अवधि के ऋण माने जाते हैं, तो उन्हें हम अपने दायित्व वाले पक्ष के अंदर लंबी अवधि के ऋणों के अंदर दर्शाते हैं। इसके आगे समता पूंजी या कोई भी अंश पूंजी जो है वो हमारी सबसे पहले मुख्य शीर्षक के अंदर आता है, जिसमें हम अंशधारकों की पूंजी को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ प्रारंभिक व्यय मिलता है। प्रारंभिक व्यय का अर्थ होता है वह व्यय जो एक कंपनी अपने पंजीकरण तक उठाती है। कंपनियों को अपने पंजीकरण करने से पहले कई सारे कानूनी दस्तावेज जमा करना व इससे जुड़े हुए अन्य गतिविधियों के लिए कुछ खर्चे उठाने पड़ते हैं, इन्हें हम प्रारंभिक व्यय या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। फिर लाभ व हानि विवरण। लाभ व हानि विवरण अर्थात स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अर्थ है कि हमें 1.5 लाख रुपए का लाभ है जिसे हमने जमा किया, जिसे हमने एक तरह से आरक्षित किया है। इसके पश्चात बच्चों 8% ऋण पत्रों के निर्गम पर अनुमानित बट्टा। आपको याद होगा हमने ऋण पत्रों के अध्याय में देखा था कि ऋण पत्रों को बट्टे पर भी जारी किया जा सकता है। जब हम ऋण पत्रों को बट्टे पर जारी करते हैं, बट्टा यानी डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट जो हम देते हैं वह हमारे लिए एक दीर्घ अवधि की हानि की तरह उसको हम दर्शाते हैं। उसे हम पूरा एक साथ एक वर्ष में दिखाने की बजाय उसे टुकड़ों में आने वाले वर्षों में जब तक वह ऋण पत्र हैं तब तक उन्हें बांट दिया जाता है। ऐसे में
बट्टे या डिस्काउंट की वह राशि जो हमने अभी तक अपलिखित नहीं की, जिसे हमने राइट ऑफ नहीं किया, वह राशि हम आगे के लिए बचा कर रखते हैं, तो उसे भी हम एक संपत्ति की तरह आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसे हम संपत्ति के अंदर दिखाने वाले हैं, दिखाते हैं। इसके पश्चात बच्चों खुले औजार, बैंक शेष व हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड की मुख्य मदें हमारे पास इस प्रश्न में दी गई हैं। अब आइए देखते हैं कि इन मदों को किस प्रकार हम तुलन पत्र के अंदर दर्शाएंगे। जैसा कि आपने पहले भी सीखा है, ऊपर कंपनी का नाम, नीचे तुलन पत्र लिखकर जिस वक्त जिस तिथि पर आप वो तुलन पत्र बना रहे हैं उसे आप यहां पर लिख देंगे। बच्चों इस प्रश्न में एक सरल प्रश्न लेने की वजह से हमने इसमें केवल 1 वर्ष की राशियां ली है, इसलिए हमने 1 वर्ष का ही कॉलम बनाया है। सामान्यतः हमें 2 वर्ष की राशियां लेनी होती है या दी जाती है। तो विवरण का कॉलम, नोट संख्या का कॉलम व राशियों के 2 कॉलम हमारे पास होते हैं। यहां हमारे पास 1 कॉलम है। इनके अंदर बच्चों सबसे पहले समता व देयताएं, इनका मुख्य शीर्षक, क्योंकि हमारा जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, वह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है बच्चों समता व दायित्व का, जबकि दूसरा भाग होता है परिसंपत्तियों का। तो समता व दायित्व या देयताओं का जो शीर्षक है, उसके अंदर हमारा पहला शीर्षक हो गया अंशधारक निधि। इसके अंदर अगर आप याद करें, हमारे पास अंश पूंजी है और हमारे पास कुछ जमाएं या कुछ आरक्षित निधियां भी हैं, तो उनको हम इसके अंदर दिखाएंगे। सबसे पहले बच्चों अंश पूंजी 50 लाख रुपए की आ गई। 50 लाख रुपए की अंश पूंजी दिखाने के बाद दूसरा जो शीर्षक हमारे पास है वह है आरक्षित व अधिशेष यानी रिजर्व और सरप्लस। तो आपको याद होगा प्रश्न में कि हमारे पास आरक्षित या रिजर्व्स के नाम पर एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वह एक है ये लाभ का जमा। इसके पश्चात बच्चों ये जो प्रारंभिक व्यय है, इस प्रारंभिक व्यय को भी हम लाभ या जमा की राशि से अपलिखित करते हैं। प्रारंभिक व्यय लाभ व जमा की राशि से अपलिखित या राइट ऑफ किया जा सकता है। तो इसको हमने किस प्रकार गणना की, किस प्रकार एक साथ दिखाया कि हमारे पास राशि आ गई 1,30,000 की, लेकिन ये 1,30,000 कैसे बना, इसे हम एक नोट संख्या डालकर फिर हम नोट में दिखाएंगे, टिप्पणी में दिखाएंगे। जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, हमारी पहली नोट संख्या या पहली टिप्पणी संख्या में हम आरक्षित या अधिशेष की राशि की गणना को दर्शा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक सिक्योरिटी प्रीमियम है 20,000 रुपए का। इसके अलावा एक लाभ और हानि में जो लाभ जमा था वो है 1.5 लाख रुपए का। बीच में हमने इसमें से घटाया प्रारंभिक व्यय को, जो कि 40,000 रुपए का। तो बच्चों 1,50,000 रुपए का लाभ, 20,000 रुपए का जो हमारे पास प्रीमियम की राशि रिजर्व में आई, वो 1,70,000 हो गए। उसमें से 40,000 रुपए जब आप घटाएंगे तो आपके पास कुल राशि आ जाएगी 1,30,000 की, जिसे हमने पहले नोट संख्या के नाम से इसके सामने यहां पर दर्शाया। इसके पश्चात हमारा दूसरा शीर्षक है गैर चालू देयताएं या लंबी अवधि की देयताएं। बच्चों गैर चालू देयताओं में हमें शीर्षकों के अंदर ही राशि को लिखना है। पहला शीर्षक है दीर्घकालीन ऋण। अब यह दीर्घकालीन ऋण यहां 10 लाख का है, परंतु वो 10 लाख किस चीज का है, कैसा ऋण है? क्या वो बैंक का ऋण है, क्या वो कहीं और से लिया गया ऋण है, क्या वो ऋण पत्रों को जारी करके लिया गया ऋण है? ये सारी जानकारियां हमें नोट बनाकर ही देनी होती है। जैसा कि यहां पर है नोट नंबर 2 यानी दूसरी टिप्पणी संख्या, इसके अंदर दीर्घकालीन ऋण और उसके अंदर हमने दर्शाया कि यह ऋण ऋण पत्रों से प्राप्त हुआ है जो कि 10 लाख रुपए के थे। सिर्फ यहां दर्शाया, कोई गणना इसमें है नहीं। उसके बाद हमने उस राशि को यहां पर दिखा दिया। बच्चों इसके बाद हमारे पास चालू दायित्व भी होते हैं या चालू देयताएं भी होती है, परंतु इस प्रश्न में ना होने के कारण हमने चालू देयताओं के शीर्षक को नहीं लिखा। तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम अपने प्रश्न के हल में नहीं दिखाएंगे, किंतु हमें पता होना अनिवार्य है कि अंशधारक निधि के बाद गैर चालू देयताएं मुख्य निधि है, इसके पश्चात चालू देयताएं अगली मुख्य निधि या मुख्य मद होती है, जिसे यहां ना होने के कारण हमने नहीं दिखाया। तो क्योंकि हमारे दायित्व में सिर्फ यही मदें हमारे पास थी, तो इनको लिखने के बाद हम इनका योग भी करेंगे और योग करके बच्चों कुल हमारे पास 61,30,000 रुपए की राशि यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यह हमारे दायित्व के पक्ष का
कुल योग हुआ 61,30,000 रुपए। बच्चों इसके पश्चात संपत्तियों या परिसंपत्तियों के अंदर हम सबसे पहले पहला नंबर डालकर दिखाते हैं गैर चालू परिसंपत्तियां, यानी वो बड़ी बड़ी संपत्तियां जैसे जमीन या विख्याति या फिर हमारे पास मशीन है कोई, इस तरह की चीजें जो लंबे अवधि तक हमारे साथ रहने वाली हैं, उनको हम इसके अंदर दिखाते हैं। तो इसके अंदर बच्चों हमने अन्य गैर चालू संपत्तियां लिखकर 30,000 रुपए दिखाया है, क्योंकि इस प्रश्न में हमारे पास वो सामान्य संपत्तियां नहीं थी। हमारे पास ना जमीन है, ना हमारे पास कोई इस प्रश्न में मशीन थी, ना कोई फर्नीचर, ना कोई और ऐसी बड़ी संपत्ति थी। किंतु आपको याद होगा कि इस प्रश्न में हमारे पास 40,000 रुपए का एक यह बट्टा है। यह 40,000 रुपए का जो बट्टा है बच्चों, इस पे अगर आप ध्यान दें तो यह आगामी 4 वर्षों में अपलिखित किया जाना है। यानी 40,000 रुपए को आने वाले 4 वर्षों में आपको 10-10 हजार रुपए करके राइट ऑफ करना है, उनको खत्म करना है, उनको अपलिखित करना है। तो जब हम 10-10 हजार रुपए करके 4 वर्षों में अपलिखित करेंगे तो पहले 10,000 रुपए इस वर्ष अपलिखित होने हैं आने वाले वर्ष में, बचे हुए 30,000 रुपए उसके बाद के 3 वर्षों में अपलिखित होने हैं। तो जो बचे हुए 30,000 रुपए हैं जो अगले वर्ष के आने वाले 3 वर्षों में हमें अपलिखित करने हैं, वो हमारे लिए दीर्घकालीन संपत्ति का काम करेगा। इसलिए हमने उसे अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में 30,000 की राशि के अंतर्गत दिखाया है। आप नोट में भी इसकी विवरण को दिखाएंगे कि अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में क्या है आपके पास, ऋण पत्रों के निर्गम पर छूट यानी बट्टा, जो कि 40,000 का 3/4 है, क्योंकि इसके 4 हिस्से हुए 10-10 हजार रुपए के। एक 10,000 रुपए तो आने वाले 1 वर्ष में आपको दिखाने हैं, तो वो आपके लिए चालू परिसंपत्ति हो गई, क्योंकि वो आने वाले 1 वर्ष में दिखाने हैं। बाकी का जो 3 हिस्से हैं 30,000 रुपए, वो उसके बाद के 3 वर्षों में दिखाने हैं। तो आपको पता ही है कि लेखा शास्त्र में जो चीजें 1 वर्ष के अंतर्गत दिखाई जानी होती है उन्हें हम चालू कहते हैं, और जो 1 वर्ष के बाद से जुड़ी है उन्हें गैर चालू कहते हैं। तो ये 30,000 रुपए 1 वर्ष के बाद दिखाने के कारण गैर चालू परिसंपत्तियों में आएंगे। वहीं अगर आप आगे देखें नोट के अंदर, छठे नोट में अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत हम वो 10,000 रुपए यानी 40,000 का 1/4 हिस्सा दिखाएंगे, जो कि हम आने वाले 1 वर्ष में दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार नोट में ये विवरण देने के बाद हम अपने तुलन पत्र के अंदर 30,000 रुपए तो दिखा देंगे गैर चालू परिसंपत्तियों में, फिर जब हम चालू परिसंपत्तियों का शीर्षक लिखेंगे तो उसके अंदर अन्य चालू परिस्थितियों में नीचे बाकी के 10,000 भी दिखा देंगे। तो इस प्रकार हमने 40,000 रुपए का जो हमारा डिस्काउंट हमने दिया था उसके 2 टुकड़े किए। पहला टुकड़ा वो जो आने वाले 1 साल में हमें अपलिखित या राइट ऑफ करना है, जिसे हमने चालू परिसंपत्तियों में दिखाया है। दूसरा टुकड़ा वो जो हमें उसके बाद के वर्षों में करना है, उसे हमने गैर चालू परिसंपत्तियों में दिखाया। बच्चों इसके बाद अगला जो मद हमारे पास था वो था रहतियां। बच्चों रहतियों का अर्थ होता है स्टॉक। तो स्टॉक के लिए हमारे पास क्या क्या मदें थी, इसको हमने नोट नंबर 4 में दिखाया। बच्चों स्टॉक कई तरह का होता है, ठीक है, निर्मित वस्तुओं का, कच्चे माल आदि का स्टॉक। इसके साथ साथ खुले औजार जो है उन्हें भी स्टॉक का हिस्सा माना जाता है। तो क्योंकि इस प्रश्न में हमारे पास खुले औजार थे, इसलिए उनको हमने रहतियों के शीर्षक के अंदर 20,000 रुपए की राशि के रूप में दिखाया। तो रहतियां आ गई 20,000 की। रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक। बच्चों रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक के अंदर हमारे हाथों पे जो हमारे पास नगद या रोकड़ उपलब्ध है वो दिखाते हैं, बैंक में उपस्थित जो नगद है वो दिखाते हैं, वो कोई चेक, ड्राफ्ट, इस तरह की चीजें जो रोकड़ के तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट हैं, जो उसके जैसे हैं, उनको हम एक साथ दिखाते हैं। तो इसका अगर आप नोट देखें तो इसके अंदर एक तो हमारे पास बैंक में उपलब्ध राशि है जो कि है 60,000 रुपए की, और हमारे हाथों में हमारे पास जो नगद राशि पड़ी है 38,000 रुपए की वो है। दोनों मिलाकर कुल 98,000 रुपए, 98,000 रुपीज हमें रोकड़ के शीर्षक के अंदर दिखाने हैं। बच्चों ये मुख्य मदें इसके अंदर दिखाने के पश्चात हम इनका भी योग करेंगे। अब बच्चों इस प्रश्न में हमने योग यहां पर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पूरा तुलन पत्र नहीं बनाया है। यहां हमने एक स्टार का निशान लगाया है, वह यह दर्शाने के लिए कि यह पूरा तुलन पत्र नहीं है, यह तुलन पत्र का एक हिस्सा है। इसलिए आप देखेंगे तो दायित्वों का
योग और इनका योग बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा तुलन पत्र नहीं है। हमने केवल कुछ महत्वपूर्ण मदों को आपके सामने दिखाया, वह हमने आपको तुलन पत्र का स्वरूप दिखाया, ताकि आप उससे एक बार फिर से अवगत हो जाएं पिछली कक्षा को देखने के बाद भी। जब आप पूरा तुलन पत्र बनाते हैं तो आपको अवश्य ही अनिवार्य रूप से यहाँ पर आपको दायित्वों का योग और इसके अंत में यहाँ पर आपको संपत्तियों का योग करके दर्शाना होता है कि दायित्व और संपत्तियां आपस में बराबर हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको तुलन पत्र का स्वरूप तो अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लाभ व हानि विवरण की तरफ। अभी आपने तुलन पत्र को समझा, अब हम समझेंगे कि लाभ व हानि विवरण किस प्रकार बनाया जाता है। तो बच्चों, लाभ व हानि विवरण का आप स्वरूप पहले ध्यान से देखिए। इसमें भी 4 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला कॉलम विवरण का, दूसरा कॉलम ठीक उसी तरह नोट संख्या का, तीसरा कॉलम वर्तमान अवधि की राशियों का, व चौथा कॉलम पिछली अवधि की राशियों का। तो बच्चों, हमें इसमें भी 2 अवधियों की राशियां दिखानी है ताकि उनकी सहायता से हम तुलना कर सकें। देखो, विवरणों को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य तुलना करने का होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने परफॉर्मेंस को, यानी अपने काम के तरीके को, उसके नतीजों को समय समय पर देखते रहें कि हम कितना सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम विभिन्न अवधियों के दौरान अपने वित्तीय नतीजों पर ध्यान दें, उनकी तुलना करें कि हम पिछले बार के मुकाबले कितना बेहतर हुए या नहीं हुए। ऐसे में 2 अवधियों की राशियां लेना बहुत अच्छा एक तरीका माना जाता है। तो लाभ व हानि विवरण के स्वरूप में हमने इसमें भी वही किया है कि अभी तक जो आप लाभ व हानि देखते आए हैं, उसमें आप एक तरफ सारे व्यय या हानि के मदों को व दूसरी तरफ सारे लाभ व आय के मदों को दिखाते थे। अब उससे उलट इसमें भी हम एक ऊर्ध्वाधर स्वरूप यानी वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जिसमें आप पहले आय और फिर इसको नीचे सारी व्यय या हानि की मदों को दर्शाते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास संख्या 1 के आगे प्रचालन से आय, प्रचालन से आय यानी हमारा जो व्यवसाय है, उसका जो मुख्य कार्य है, उससे जुड़ी हुई गतिविधियों से जो हमें आय प्राप्त होगी, उसे हम सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे। इसके पश्चात यदि कोई अन्य आय है, जैसे कहीं से किराया आ गया, कहीं कोई कमीशन मिल गया, जो हमारा मुख्य व्यवसाय ना हो, तो उस तरह की अन्य आयों को हम इसके साथ दिखा देंगे। फिर दोनों आय को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगी कुल आय। कुल आय की संख्या बच्चों हमारी नंबर 3 है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कुल आय निकालने के बाद अब हम चलेंगे व्यय की तरफ। आपको ये तो ध्यान होगा ही कि किसी भी व्यवसाय में सामान्यतः ऐसा होता है कि आय की मदें कम होती हैं, व्यय की मदें हमेशा ज़्यादा होती हैं बच्चों, क्योंकि आय के स्रोत सीमित होते हैं। यदि मेरा एक निर्माण व्यवसाय है, विनिर्माण करता हूं मैं, यदि मान लीजिए मैं इस प्रकार के पेन का निर्माण करता हूं, तो मेरे पास आय का स्रोत मुख्यतः इस पेन को बेचकर कमा के आने वाली आय होगी। लेकिन व्यय के कई स्रोत होंगे। मैं अपने कर्मचारियों को उनका वेतन देता हूँगा, मैं हो सकता है किराया देता हूँ, मैं हो सकता है आने जाने का किराया देता हूँ, मैं हो सकता है कच्चे माल की कीमत अदा करता हूँ, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ऐसे असंख्य व्यय की मदें हमारे पास हो सकती हैं। तो व्यय हमेशा आपको लाभ व हानि खाते में ज़्यादा जगह लेगा। तो हम अब व्यय की बात करें बच्चों, तो हमने नंबर 4 के अंदर व्यय का शीर्षक दिया। इसके अंदर सभी अलग अलग प्रकार के व्ययों को दिखाया, लेकिन ध्यान रखना है, हम व्ययों को शीर्षकों के अंदर वर्गीकृत करके दिखाते हैं। हम पहले की तरह जैसे हम एकल स्वामित्व या साझेदारी व्यवसाय में करते थे, वहां हम सभी व्यय को अलग अलग नहीं दिखाते, हम उनके ग्रुप बनाकर, उनके वर्ग बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहला हमारा व्यय है उपभोग की गई सामग्री की लागत। ये सबसे पहला और सबसे मुख्य व्यय होता है, क्योंकि यदि आपका व्यवसाय, यदि आपकी फैक्ट्री है जहां पे आप कुछ विनिर्माण कर रहे हैं, तो वहां आप कच्चे माल का उपभोग करेंगे, वहां आप इस तरह की चीजों का उपभोग करेंगे जो आपके वस्तु के निर्माण में आपकी सहायता करेगा। तो उसमें जो आपकी लागत आती है उसे हम उपभोग की गई सामग्री की लागत कहते हैं। इसे आप यहां भी पढ़ सकते हैं, सामग्री की लागत का अर्थ है उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू होने वाली लागत। इसमें वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल व अन्य सामग्रियां, जैसा कि मैंने बताया, वो इसके अंदर हम लेते हैं कि यदि मैं इसका निर्माण कर रहा हूं तो इसको बनाने में मुझे प्लास्टिक लगेगा, ये कॉटन लगेगा, इसके अंदर और जो भी सामग्री लगेगी इससे जुड़ी हुई, वो मेरी सामग्री की लागत के अंदर
आ जाएगी। बच्चों इसी प्रकार अब हम यहाँ पर ही देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास व्यापारिक रहतिये का क्रय होता है। रहतिया यानी स्टॉक। तो हमने इस वर्ष कितना स्टॉक खरीदा वो हम इसके अंदर दिखाते हैं। इसका अभिप्राय व्यापार के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तुओं से है। हम अपने व्यापार के लिए जिन वस्तुओं का क्रय करते हैं, चाहे वो कच्चे माल के लिए हो, चाहे वो निर्मित वस्तुओं से जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तुएं हो, जो भी हमारा स्टॉक है उसको हमने कितना खरीदा इस साल, इस वर्ष हमने कितना खरीदा, वो हम यहां पर दिखाएंगे। इसके पश्चात बच्चों निर्मित माल, संकर्म चालू तथा व्यापारिक रहतिये, ये एक अलग श्रेणी के रहतिये हैं जो हमारे निर्मित माल के रहतिये इसके अंदर आ गए। निर्मित माल यानी यदि मैंने कुछ पेन बनाकर रख दिए हैं, वो रखे हुए हैं मेरे पास, तो वो निर्मित माल का स्टॉक कहलाएगा। संकर्म चालू यानी यदि काम कहीं चालू है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके अंदर कुछ कच्चा माल उपयोग में आ रहा है और वर्ष खत्म होने तक कुछ माल अभी भी वर्क चालू है, काम चालू है, तो उसके अंदर जो माल हमारा लगा हुआ है वो संकर्म चालू के नाम से आएगा। इसके अलावा व्यापारिक रहतिया भी उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार के सभी जो हमारे कच्चे माल से जुड़े हुए रहतिये हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके लिए हम परिवर्तन को दिखा रहे हैं। परिवर्तन को दिखाने के लिए हमें प्रारंभिक व अंतिम रहतिये में अंतर लेना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात कर्मचारी हित व्यय। बच्चों कर्मचारियों के ऊपर किए जाने वाले जो खर्चे हैं, चाहे वो वेतन के रूप में हो, मजदूरी के रूप में हो, छुट्टियों के लिए उनको दिए गए कुछ पैसे हो, या और कोई भी स्टाफ के हित में किए गए खर्चे हो, वो हम इस वर्ग या इस श्रेणी के अंदर दर्शाते हैं। इसके पश्चात आती है वित्तीय लागत की श्रेणी। वित्तीय लागत का अर्थ होता है वित्त हासिल करने के लिए यदि हम कोई व्यय कर रहे हैं, जैसे यदि हम कोई ब्याज भर रहे हैं, तो उस तरह की लागतें जो ब्याज आदि के रूप में होती हैं उन्हें हम वित्तीय लागत के नाम से दिखाते हैं। फिर आता है ह्रास, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास आप जानते हैं, हमारी स्थिर संपत्तियों के मूल्य में जो गिरावट आती है उनको हम ह्रास के नाम से उस घटाव को दर्शाते हैं। इसके पश्चात अन्य व्यय, जो व्यय इनमें से किसी मद में नहीं आए उनको आप अन्य व्यय के नाम से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार सारे व्यय दर्शाने के बाद हमारे व्यय का हम कुल योग करते हैं और हमारे पास आ जाता है कुल व्यय। ये नंबर 4 के नाम से हमारे पास आ जाएगा। बच्चों इसके पश्चात हम नंबर 3 में हमारे पास कुल आय प्राप्त कर चुके हैं, नंबर 4 में हम कुल व्यय प्राप्त कर चुके हैं। तो यदि आप कुल आय में से कुल व्यय घटा दें तो आपके पास लाभ आ जाएगा। लाभ नंबर 3 में से नंबर 4 को घटाकर प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें हमने असाधारण मदों को भी नहीं देखा, हमने सारी साधारण मदों को देखा है। कई बार कुछ असाधारण व्यय या आय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि फैक्ट्री में आग लग गई, उस पर जो खर्चा हुआ या उससे जो नुकसान हुआ वो एक असाधारण मद हो गया। यदि हमें इससे किसी प्रकार का इंश्योरेंस प्राप्त हुआ तो वो एक असाधारण आय हो सकती है। तो ऐसी मदों को हम दिखाते हैं। साधारणतः हम असाधारण व्ययों को दिखाते हैं। इनको यहां पर हम दिखाएंगे अपवादिक मदें या असाधारण मदों के नाम से। यदि इस तरह की मदें हैं तो उनको दिखाएंगे। उनको दिखाने के बाद हम उनको यहां उनसे पूर्व जो लाभ प्राप्त हुआ था उसमें से घटाएंगे। तो नंबर 5 में हमें जो लाभ प्राप्त हुआ था उसमें से हम नंबर 6 में लिखी गई असाधारण मदों को घटाने के बाद प्राप्त करेंगे। 5 में से 6 को घटाने के बाद हमें मिलेगा लाभ। हम यहां पर ही चाहे तो साथ में असाधारण मदों को भी घटा सकते हैं। इस स्वरूप में हमने आपको असाधारण मदों को अलग से घटाकर दिखाया है। अपवादिक मदें व असाधारण मदें, इन दोनों को आप घटाएं और इनको घटा के आपको जो लाभ प्राप्त होगा उसको आप बोलेंगे कर से पूर्व लाभ। 12वीं कक्षा तक आपको सामान्यतः ऐसी मदों को ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आपके सामने ऐसी मदें आ जाएं तो इन अपवादिक व असाधारण मदों को आप साथ में लिखकर भी उसके बाद उनको पहले के लाभ में से घटाकर क्या प्राप्त करेंगे, कर से पूर्व लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि लाभ के बाद अब कंपनियों को टैक्स भी देना होता है। इससे पहले आपने जो व्यवसाय देखे उनमें टैक्स या कर का इतना उपयोग नहीं देखा होगा आपने, लेकिन कंपनियों के लिए टैक्स भरना अनिवार्य होता है। तो इसके बाद हम टैक्स को यहां लिखकर टैक्स घटाते हैं। टैक्स भी देखो बच्चों 2 प्रकार का हो सकता है, वर्तमान व आस्थगित कर। वर्तमान यानी इस वर्ष का कर, अस्थगित कर यानी यदि कोई पुराना कर हमारे पास बचा हुआ आ रहा था तो वह कर अस्थगित कर कहलाता है। उन सभी करों को घटाने के बाद हमारे पास प्राप्त हो जाता है सतत प्रचालनों से अवधि का लाभ।
इसको करके हमारा लाभ व हानि विवरण हो जाता है पूरा। तो बच्चों, अब हम इसको एक सरल उदाहरण की सहायता से मोटे मोटे तौर पर सीख लेते हैं कि इस तरह से लाभ व हानि विवरण को किस प्रकार बनाया जाता है। बच्चों, हमारे सामने कुछ मदें यहां पर दी गई हैं, जैसे कि संयंत्र व मशीनरी, भूमि, मशीनरी पर मूल्यह्रास, क्रय, अंतिम रहतिया, मजदूरी, विक्रय, वेतन, बैंक अधिविकर्ष, 10% ऋण पत्र, समता अंश पूंजी, अधिमानी अंश पूंजी व जो कि 100 रुपए प्रत्येक के दर से हैं। यदि हमें इनमें से मदों को चुनकर लाभ व हानि विवरण में दिखाना है तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे? सबसे पहले हमें आय के स्रोत ढूंढने होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इसके अंदर आय दर्शानी है। तो बच्चों, आय के लिए आपके पास विक्रय से प्राप्त जो आय है 10 लाख रुपए की ये थी। तो हमने 10 लाख रुपए की आय यानी इनकम को लिया और वहां पर दिखा दिया। इस प्रश्न में हमारे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो हमारी कुल आय 10 लाख रुपए की आ गई। इसके पश्चात व्यय के नाम पर बच्चों हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास है समायोजित क्रय। आप क्रय को देखें, यहां पर ये क्रय 4 लाख रुपए का आपके पास है, ये क्रय दिखाया। इसके बाद कर्मचारी हित व्यय। बच्चों, कर्मचारी हित व्यय के आगे एक नोट नंबर है, क्योंकि इसकी राशि हमें सीधे तौर पर नहीं दी गई थी, हमें इसकी गणना दिखानी है। तो यदि आप प्रश्न में देखें, एक तो यह मजदूरी और एक ये वेतन, ये दोनों कर्मचारियों पर किए गए व्यय हैं, इसलिए हम इनको नोट में यहां पर जोड़कर दिखाएंगे कि हमारे पास 2 लाख रुपए कैसे आए, और फिर यह हमारे कर्मचारी हित व्यय में नोट नंबर 1 में चला जाएगा। इसके पश्चात वित्तीय लागत। बच्चों, वित्तीय लागत पर आप देखो, आपके पास ऋण पत्र है, ऋण पत्र पर 10% का ब्याज देना है। 1 अप्रैल को आपने ऋण पत्र जारी किए तो पूरे वर्ष का आपको ब्याज देना है। 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों पर यदि हम ब्याज निकालते हैं 10%, तो 10,000 रुपए वित्तीय लागत ब्याज के रूप में आ जाएगा। इसके पश्चात बच्चों, ह्रास की राशि हमारे पास 16,000 की है, जो कि हमारे प्रश्न में दी गई है यहां पे। इसके पश्चात हम अपने सभी व्ययों का योग करेंगे। योग करने के बाद हमारे पास कुल 6,26,000 रुपए का व्यय आ गया। इसके बाद हमें आय में से व्यय को घटाना है और 3,74,000 रुपए हमारे पास कर से पूर्व लाभ आ जाएगा। अब क्योंकि इस प्रश्न में हमने कर नहीं लिया है, एक सरल प्रश्न आपको दिखाने के लिए लिया गया, तो यहां पर हम यही छोड़ देंगे। यदि हमें कर की राशि प्राप्त होती या कर का प्रतिशत प्राप्त होता तो हम इसमें से कर घटाकर उसको दिखाते। तो बच्चों, इस प्रकार आपको सरलता पूर्वक हमने बताने की कोशिश की कि कैसे आपको आय के मदों को लेना है, व्यय के मदों को लेना है, व्ययों को जोड़ना है, आय में से व्यय घटाने हैं और लाभ प्राप्त करना है। लाभ पर यदि कर है तो कर घटाकर कर के बाद का लाभ प्राप्त करना है। बच्चों, हम आशा करेंगे कि इस अध्याय में जो आपको तुलन पत्र व लाभ व हानि विवरण के स्वरूप को सिखाया गया, उदाहरणों को सिखाया गया, वो आपको समझ आया होगा। इनकी जानकारी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आपके आने वाले अध्याय में आप इन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप इन दोनों ही प्रकार के विवरणों को और ध्यान से पढ़ें, इनकी विषय सामग्री को देखें, समझें या पहचानें कि कौन सी मद किस शीर्षक के अंदर आती है, ताकि आप जब विश्लेषण करने जाएं तो आपको वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आशा करूंगा कि आज का यह भाग भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।